Good morning, everyone. Today we will learn about capital market, पूंजी बाजार. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. द फर्स्ट वन इज कैपिटल मार्केट एंड सेकंड इज मनी मार्केट. मनी मार्केट का अध्ययन हमने पीछे लेक्चर के अंदर कर लिया था. आज हम उसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार. पूंजी बाजार ऐसे बाजार को कहा जाता है जहाँ पर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के या पत्रों का लेन देन किया जाता है. मनी मार्केट के अंदर हमने क्या देखा था कि जो शॉर्ट टाइम होता है उनकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो होती है, जबकि पूंजी बाजार के अंदर दीर्घकालीन लेन देनों को किया जाता है. तो वित्तीय बाजार का जो पार्ट है कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट में हम क्या अध्ययन करते हैं, दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के लेन देन का अध्ययन करते हैं. यानी एक तरह से ये पूंजी निर्माण का कार्य करता है और पूंजी को तरलता प्रदान करता है. कुछ लोगों के पास एक्सेस पैसा होता है, उन्हें इन्वेस्टमेंट करना होता है, कुछ लोगों को धन की आवश्यकता होती है. ये एक तरह से उन दोनों के लिए एक सुविधा उपलब्ध करवाता है ताकि जो एक्सेस पैसा पड़ा है वो यूटिलाइज हो जाए, उसको अर्न हो, और जिसको पैसे की आवश्यकता है उसे पैसा मिल जाए. तो इसमें आज के लेक्चर में हम देखेंगे इसी के बारे में, कैपिटल मार्केट क्या होता है. तो एक तरह से कैपिटल मार्केट आपका क्या होता है, एक फाइनेंशियल मार्केट्स होता है जहाँ पे क्या होता है कि डेब्ट, इक्विटी और सिक्योरिटीज़ की क्या होती है, सेलिंग और बाइंग की जाती है. यानी जो हम शेयर वगैरह परचेज करते हैं या डिबेंचर जो लॉन्ग टाइम के ऋण वगैरह लेते हैं, या सिक्योरिटीज़ होती है जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो प्राइवेट हो सकती हैं, गवर्नमेंट की हो सकती हैं. कोई आवश्यक नहीं है कि सिर्फ सरकारी का होगा. निजी अथवा सरकारी कोई भी प्रतिभूति जिसका जो दीर्घकालीन है उसका क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है. होनी कैसी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म होती है, जो प्रोडक्टिव यूज़ के लिए इसको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है. तो कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि मेन तीन पार्ट होते हैं इसके. एक तो वो होता है जिसको पैसा चाहिए, जो सिक्योरिटी इशू करेगा. तो इश्यूर होता है जो क्या करेगा, मार्केट में सिक्योरिटी जारी करता है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, उसे फंड रेज करना है, उसके लिए वो क्या करता है, सिक्योरिटी जारी करता है. अब वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी हो सकता है. दूसरा होता है इसका इन्वेस्टर. अब एक व्यक्ति है जिसको पैसे की आवश्यकता है, एक व्यक्ति है जिसके पास पैसा पड़ा है जिसे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो कहलाएगा आपका इन्वेस्टर. यानी जिसके पास क्या है, सरप्लस मनी जिसके पास है, और वो उसको क्या करना चाहता है, सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहता है. इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्योरिटीज़ में करे, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, डेब्ट्स हो सकता है, किसी में भी किया जा सकता है. और तीसरा पार्ट इसका होता है वो है इंटरमीडिएटर्स, जो इन दोनों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है. यानी एक एजेंट हु मैच द नीड ऑफ द यूजर्स एंड द सप्लायर ऑफ फंड. यानी एक यूज़र है, एक सप्लायर है, उन दोनों की जो नीड है उसकी पूर्ति करता है, वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरमीडिएटर. वो स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, कई और संस्थाएं हो सकती है जो कैपिटल मार्केट को तरलता प्रदान करती हैं. अब हम देखते हैं कि इसका कैपिटल मार्केट का नेचर क्या होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है. तो ये मुख्यतः ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है आपका जो पूंजी बाजार है. इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इसका प्राथमिक बाजार, एक होता है इसका द्वितीयक बाजार या प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. इसको आगे भी इसी चैप्टर में हम आगे बताएंगे कि प्राइमरी में क्या होता है और सेकेंडरी में क्या होता है. यहाँ भी एक बार विशेषता के रूप में हम खाली इसका इतना ही देखते हैं कि इसके दो सेगमेंट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ये क्या करता है, इट परफॉर्म्स ट्रेड ऑफ फंक्शन. ये क्या करता है, एक तरह से व्यापार के लिए कार्य करता है. इट डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. ये क्या करता है, सिर्फ दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के लेन देन करता है, अल्पकालीन का नहीं करता है. इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी. ये क्या करता है, तरलता प्रदान करने में सहायता करता है. इट क्रिएट्स डिस्पर्स इन बिजनेस ओनरशिप, और इट हेल्प्स इन कैपिटल फंक्शन. ये क्या करता है, पूंजी निर्माण में सहायता करता है. तो ये है इसकी नेचर कैपिटल मार्केट की. अब इसके कार्य क्या है, रोल ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी पूंजी बाजार के क्या कार्य हैं. तो आपको बताया कि क्या करता है, तरलता प्रदान करता है, पूंजी निर्माण करता है, दीर्घकालीन प्रतिभूतियों क्या करता है, लेन देन करता है, एक्सेस मनी पड़ी है जिसको आवश्यकता है उसको क्या कराएगा, उपलब्ध कराएगा. तो ये सारे इसके क्या हो गए कार्य, यानी इसका कार्य क्या हुए, कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोविजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ. जब ये पूंजी और तरलता उपलब्ध करवा रहा है तो उससे क्या होगी, जब इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्टमेंट की जगह मिल रही है और जिसको आवश्यकता है उसको पैसा मिल रहा है, तो जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगे तो उद्योग धंधे भी ज़्यादा होंगे, तो क्या होंगी, ग्रोथ भी ज़्यादा होगी. तो ये क्या करता है, एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्टअप करता है. मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग. तो जो अब जैसे जिसके पास एक्सेस पैसा है वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है. इन्वेस्ट क्यों करता है, क्योंकि उसके ऊपर उसे क्या मिलता है, एक तरह से हम साधारण बात में बोलें तो उसको ब्याज मिलता है या उसकी अर्निंग होती है. तो ये क्या करता है, सेविंग जो होती है उसको मोबिलाइज करता है. प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ फंड्स. जो फंड्स हैं उनका प्रॉपर तरीके से रेगुलाइज करता है. और इसका जो अंतिम कार्य है वो है
कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, यानी एक तरह से जिसको फंड की आवश्यकता है उसकी कमी को ये क्या करता है, पूर्ति करता है, यानी मार्केट को तरलता प्रदान करता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं? इकोनॉमी ऑफ कंट्री। अब जो कोई देश है, अगर विकसित देश है तो वहाँ पे क्या होगा, जो पूंजी बाजार है वो भी एक विकसित बाजार के रूप में होगा। अगर देश पिछड़ा हुआ है या अल्प विकसित है तो वहाँ पे क्या होगा, मुद्रा बाजार ही पूरा विकसित नहीं होगा, तो पूंजी बाजार के विकसित होने की संभावनाएं तो बहुत ही कम हो जाती हैं। तो यानी जितना बाजार या देश विकसित होगा वहाँ पर पूंजी बाजार के विकसित होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। दूसरा आता है आपके मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कितनी है, इन्वेस्टमेंट के लोगों की कैपेसिटी कितनी है, लोग कैश के अंदर ही सारा लेन देन करते हैं या पूंजी बाजार में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर क्या ये डिपेंड करता है, कैपिटल मार्केट की प्रोग्रेस डिपेंड करती है। फिर आता है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट कैसी है, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट उतना नहीं होगा, जिसको पैसा चाहिए उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा रेट पे पैसा मिलेगा, तो वो क्या नहीं कर पाएगा इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट लो होगी तो कैपिटल मार्केट को विकसित होने में ज़्यादा अच्छा अवसर मिलेगा। फिर इसको जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं वो इसको इफेक्ट करते हैं। ग्लोबल कैपिटल मार्केट जो सिनेरियो है, यानी आज कोई भी अर्थव्यवस्था स्वयं पर निर्भर तो है ही नहीं, वो बाकी देशों से भी जुड़ी रहती है, तो बाकी देशों के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है उसी के आधार पे जो कैपिटल मार्केट होता है देश का वो प्रभावित होता है। फॉरेन फंड्स इनफ्लो कैसा है वो प्रभावित करता है। मोस्टली जो दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें जैसे एफडीआई, एफआईआई वगैरह, इनके माध्यम से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो एक विदेशी निवेश होता है वो भी क्या करता है, कैपिटल मार्केट को प्रभावित करता है। स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ द लोकल करेंसी। देश की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, अगर वो कमज़ोर है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, बाहर की पैसा भी क्या होगा, कम आएगा, इंटरेस्ट रेट वगैरह भी क्या होंगे उसके फेवर में नहीं हो पाएंगे, और अगर करेंसी स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, कैपिटल मार्केट भी विकसित होगा। तो ये फैक्टर्स थे जो कैपिटल मार्केट को इफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को आपको बताया कि दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार वो बाजार होते हैं जहाँ पर किसी भी प्रतिभूति है, इसमें हमने क्या देखा कि दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है, किसके अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर। तो प्राथमिक जो बाजार है उसके अंदर क्या होगा, ऐसी प्रतिभूतियां जिनको पहली बार बाजार के अंदर जारी किया जाता है, यानी जो बिल्कुल न्यू इशू है, पहले से उसका कोई आईपीओ वगैरह कुछ भी जारी नहीं किया गया, मार्केट में उसके कोई शेयर वगैरह नहीं आए, प्रथम बार जिसको जारी किया जा रहा है तो वो किसके माध्यम से जारी किया जाएगा, प्राइमरी मार्केट के द्वारा जारी किया जाएगा। यानी ऐसी प्रतिभूतियां जो प्रथम बार जारी की जा रही हैं, दैट इज पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, ऐसी प्रतिभूतियां जो पहले से जारी की जा चुकी हैं, उनका वापस से क्या होता है, खरीद बेच या लेन देन होता है, वो किसका पार्ट होती है, आपकी सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में क्या आएंगे, तो प्राइमरी मार्केट में पब्लिक इशू। पब्लिक इशू क्या होता है, जब कोई कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, वो अपने शेयर जारी करती है, तो क्या करेगी, पब्लिक ऑफर करेगी कि इस शेयर की इतनी वैल्यू है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पब्लिक इशू कहलाएगा। राइट इशू, इस तरह से बोनस इशू जो पहले से इशू किया जा चुका है उसके लिए कोई बोनस इशू जारी किया जा सकता है, ये सारी, यानी एक तरह से इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है, पब्लिक को प्रथम बार जो किया जाता है वो किसके अंदर आएगा, प्राइमरी मार्केट के अंदर। और फॉलो पब्लिक ऑफरिंग जो होता है, आईपीओ वगैरह, वो किसके अंदर आएगा, आपका सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट दोनों का पार्ट वो बन सकता है। अगर नए शेयर जारी किए जा सकते हैं तो प्राइमरी मार्केट, और पहले से जो शेयर जारी किए जा चुके हैं उसी को दोबारा अगर खरीद बेच किया जाएगा आईपीओ के माध्यम से तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है। अब सेकेंडरी मार्केट का पार्ट क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जितने भी होते हैं, क्योंकि इनका कार्य क्या होता है, ये प्रतिभूतियों का लेन देन करते हैं, यानी जो शेयर वगैरह है आज हम परचेज करते हैं तो किसके माध्यम से करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से करेंगे, क्योंकि जो कंपनी है वो कहाँ लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। तो हमने देखा कि पूंजी बाजार के कितने पार्ट हुए, आपके दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जहां प्रथम बार जारी किया जा रहा है, और सेकेंडरी जो पहले से जारी प्रतिभूतियां हैं उनका लेन देन किया जा रहा है, वो किसका पार्ट हो गया, आपका सेकेंडरी मार्केट का पार्ट हुआ। यहाँ इसको आपको डिटेल में बताया गया, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट इन विच शेयर, डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी क्या किया जाता है, प्रथम बार जिसको जारी किया जाता है। और सेकेंडरी मार्केट जो ऑलरेडी जारी की जा चुकी हैं उनका ही लेन देन किया जाता है। और होता कैसा इनके अंदर, लिस्टेड, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में केवल उन्हीं प्रतिभूतियों का लेन देन होता है जो कंपनियां लिस्टेड हैं उसके अंदर। तो ये था आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। अब हम बात करते हैं कि जो कैपिटल मार्केट है इंडिया का, उसमें रिसेंट क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। हालांकि भारत का पूंजी बाजार अभी भी पूरी तरीके से विकसित बाजार में नहीं आता है, लेकिन अगर हम तुलना करें पीछे के सालों से तो हमारे देश ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। कुछ मेजर चेंजेस हैं, रिफॉर्म्स किए गए हैं कैपिटल मार्केट के लिए, उसको हम मेन पॉइंट्स उसका देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि सेबी की स्थापना की गई है। जो सेबी की स्थापना मुख्य रूप से इसी चीज़ के लिए की गई थी कि जो पूंजी बाजार है उसको रेगुलेट किया जाए, कोई एक ऐसी संस्था हो जो इसके लिए नियम कायदे बनाए
जो इन नियम कायदों का पालन ना करे उसका कड़ाई से पालन उनसे करवाए या उनके लिए कोई पनिशमेंट का प्रावधान करे। तो हमारे लिए क्या किया गया, 1988 के अंदर सेबी की स्थापना की गई। किसके लिए? कैपिटल मार्केट के फॉर्मेशन के लिए इसकी स्थापना की गई। ये क्या करता है कि तो रेगुलेट द बिजनेस इन द स्टॉक मार्केट एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट, ये उन पे सारी चीज़ें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर जो किया गया है वो है इंक्रीजिंग ऑफ मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़, यानी धीरे धीरे क्या हुआ है हमारे देश के अंदर भी जो फॉरेन कमोडिटी वगैरह है उसके क्या मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटीज़ भी किस में की जाने लगी हैं, आपकी कैपिटल मार्केट में की जाने लगी है। नेक्स्ट आपका है कि कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन इंडियन इकोनॉमी, धीरे धीरे क्या है भारत जो एक ग्रोइंग स्टेट जो बन रहा है, यहाँ पर हमारी ग्रोथ भी है वो क्या एक स्पीड से कर रही है। तो उसके अंदर क्या एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हैं, जैसे FII हो गया, FDI हो गया, इनके माध्यम से। तो ये क्या कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये मेजर रोल अदा कर रहा है। तो ये इसकी क्या है, एक रिसेंट ट्रेंड है। ग्रोइंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज, पीछे वाले कुछ सालों के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, ग्रोथ करे। तो उनके अंदर भी क्या होता है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जैसे एक तो आप सीधा कंपनी का कोई शेयर परचेज करते हैं, ये आपका क्या हुआ, सीधा इन्वेस्टमेंट हो गया। आप इनिशियल पब्लिक ऑफर से ले सकते हैं या सेकेंडरी मार्केट में कोई पहले से कंपनी ने शेयर लिस्टेड कर रखे हैं, आप उनको परचेज कर सकते हैं। ये तो था एक कंपनी का। अब आप जैसे चाहते हैं कि आप किसी कंपनी को नहीं जानते कि इस कंपनी की कंडीशन क्या है, तो आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर वो क्या करता है, आपके इन्वेस्टमेंट को एक बास्केट बनाता है खुद की, कि हमने 10% शेयर लगाने हैं, SBI के अंदर 10% लगाने हैं, PNB के अंदर 20% हमें लगाने हैं, रिलायंस के अंदर। तो वो आपका जो आपने उसका म्यूचुअल फंड का एक शेयर लिया। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है, आगे अपना जो है एक बास्केट बना के उसको इन्वेस्टमेंट करता है, यानी एक तरह से वो सारे अंडे एक टोकरी में डालने की बजाय अलग अलग में डालता है, ताकि आपकी रिस्क क्या होती है, कम होती है। तो वो इंडस्ट्री हमारी क्या कर रही है, अभी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। ग्रोइंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, हमारे स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या क्या है, निरंतर बढ़ रही है। वर्तमान में लगभग अप्रोक्सीमेट 23 से 24 स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड है। और स्टॉक एक्सचेंज किसका काम करेंगे, आपके द्वितीयक बाजार को तरलता प्रदान करने को रेगुलेट करने के लिए ही काम करते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए ध्यान दिया गया, कुछ रेगुलेशन लाए गए हैं इसके अंदर, ताकि जो इन्वेस्टर है उसके अधिकार क्या रहें, सुरक्षित रहें। और सेबी के माध्यम से उनके लिए भी क्या है, उनको पनिशमेंट या अगर कोई इस जो रेगुलेशन है उन अथॉरिटीज़ का पालन नहीं करता है तो उनके लिए क्या किया गया, पनिशमेंट का प्रावधान भी किया गया। नेक्स्ट है इसके अंदर ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस में क्या होता है कि एक पेपरलेस प्रतिभूति के रूप में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका धीरे धीरे विकास हो रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स जो IRDA के माध्यम से क्या है, बीमा सेक्टर ने भी इसके लिए अच्छा काम किया। कमोडिटी ट्रेडिंग भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यानी एक तरह से जो पूंजी बाजार है उसके लिए ये सारे क्या हैं, आपके रिफॉर्म्स हैं। एक जो है आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को क्या किया गया, स्थापना की गई है। ये क्या करती हैं कि जो कंपनियां होती है बड़ी, अब हमें पता नहीं होता है कि, या साधारण इन्वेस्टर को ये पता नहीं होता है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। हम देख के नहीं मालूम कर सकते कि इसकी कंडीशंस क्या रहने वाली है या पिछले वाले सालों में इसने कैसा काम किया है। हालांकि जो वित्तीय विवरण होते हैं वो काफ़ी हद तक ये सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं कि ये कंपनी कैसे प्रेजेंट करे, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हमें एक इन्वेस्टर के रूप में हमें संतुष्टि चाहिए कि हम जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं, तो ये क्या किया जाता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं जो उनको एक ग्रेडिंग प्रदान करती हैं, ABC, A+, B+। तो इन ग्रेडिंग के माध्यम से हमें एक पता लगता है कि हमें उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना या नहीं चाहिए या नहीं चाहिए। यानी एक इन्वेस्टर के पर्पज़ से ये काफ़ी इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। एक तरह से क्या है, पूंजी मार्केट जो है उसका क्या है, रिफॉर्म्स है, इनकी स्थापना की जा रही है। और इसमें लास्ट जो आपका है वो है राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, जो कि हालांकि डिजिटल आज के टाइम में मुद्रा बाजार में भी डिजिटल पेमेंट का ट्रांजैक्शन का चलन काफ़ी बढ़ गया और पूंजी बाजार में भी ये क्या है, इसका एक रिफॉर्म्स है। तो ये था भारतीय पूंजी बाजार के संदर्भ में रिफॉर्म्स क्या क्या है, आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या क्या है। ये था आपका पूंजी बाजार का टॉपिक। थैंक यू।